हेलो गाइस। आप सबका हमारे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बेदर्दी को हुआ इश्क का 14वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं, उसके पहले हम लोग क्या देखे थे। वही शिवी तो जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि अखिलेश उसे मनाए। अपने पति को उसे मनाने की कोशिश करता देख शिवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो हल्के से पीछे मुड़कर अखिलेश से कुछ कह पाती उससे पहले ही अखिलेश ने शिवी की कमर से उसे थाम कर सेल्फ पर बैठा दिया। शिवी तो बड़ी बड़ी आंखों से अखिलेश की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने इसकी उम्मीद तो नहीं की थी। अब आगे। शिवी शिवी बड़े बड़े आंखों से अखिलेश को देख रही थी, जो उसके बहुत करीब था। मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ खाना खाओगी? अगर नहीं खाना तो फिर ये वाला भी वापस अंदर रख देना। अखिलेश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए शिवी की तरफ देखकर कहा। अखिलेश अपने खड़ूस प्रोफेसर वाले ओर से निकलकर एक हस्बैंड की तरह बात कर रहा था। ऐसा देखकर शिवी के दिल को सुकून मिल रहा था, लेकिन उसने अभी भी अपने चेहरे की नाराजगी हटाई नहीं। शिवी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। अखिलेश को भी इस वक्त शिवी पर बहुत प्यार आ रहा था। अखिलेश काफ़ी देर से अकेले ही फार्म हाउस में रहा था। उसे तो जैसे अकेला रहने की आदत पड़ गई थी, लेकिन आज उसे एहसास हुआ, जब कोई आपकी केयर करता है, आपके लिए इंतज़ार करता है, तो आपको कैसा महसूस होता है। खाना खा लो, मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया हुआ। अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए बोला। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको कोई परवाह नहीं है कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है? शिवी ने हल्के से रोते हुए गले से कहा। ज़्यादा बातें मत करो तुम छोटे कछुए, और चुपचाप मुँह खोलो। अखिलेश ने प्लेट से एक निवाला लेकर शिवी के चेहरे के पास लाते हुए कहा। वही अपना ये नया नाम सुनकर शिवी का मुंह हैरानी से खुला था, और तभी अखिलेश ने उसके मुंह में निवाला डाल दिया। शिवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी, हम दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, हम दोनों की सोच में कितना डिफरेंस है। तुम अभी भी बच्ची हो और मैं 30 साल का हो चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर। शिवी, तुम्हें अपने लिए एक अच्छा लड़का। अखिलेश ने इतना ही कहा था कि शिवी ने अपने दोनों हाथों में जोर से उंगली डाल दी, जिससे अखिलेश की कोई बात अब उसे सुनाई ना दी। मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, इसलिए बोलना मत पतिदेव, चुपचाप खिलाओ मुझे। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं पूरी उम्र आपके साथ ही रहूँगी। अब बच्ची मत समझ के रखो या बीबी समझ के रखो, आपकी मर्जी। शिवी ने थोड़ा इरिटेट हुआ चेहरा बनाकर कहा। अखिलेश ने फिर एक गहरी सांस छोड़ दी और फिर से शिवी को खाना खिलाने लगा। अखिलेश को चुपचाप शिवी ने भी अपना हाथ टिश्यू से साफ किया और फिर अखिलेश को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। अखिलेश ने भी बिना किसी नखरे से पहली बार में ही मुंह खोल लिया और दोनों ने इसी तरह एक दूसरे को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आ गए। शिवी सीधा बिस्तर पे जाके लेट गई। अखिलेश जब बाहर आया तो शिवी सो चुकी थी। समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे समझाऊं इस छोटे कछुए को। अखिलेश ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और फिर से बेड पर आके लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि अचानक से उसकी आंखें फिर से खुल गई। अखिलेश ने महसूस किया कि शिवी उसकी तरफ आ गई थी। शिवी का एक हाथ अखिलेश के पेट पर था। उसने अपना सर अखिलेश के सीने पर रखा हुआ था। अखिलेश की तो जैसे सांसें ही रुकने वाली थी। उसे लगा कि शायद शिवी नींद में उसकी तरफ आई थी, इसलिए उसने शिवी को सीधा और थोड़ा
और खुद बेड के बिल्कुल किनारे पर लग गया। लेकिन अगले ही पल शिवी ने फिर से टर्न लिया और फिर अखिलेश के ऊपर आ गई। नींद में भी जीने नहीं देगी ये मुझे चैन से, अखिलेश ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा और फिर शिवी को बेड पर ठीक से लिटाकर खुद बेड के साथ ही नीचे आकर फर्श पर लेट गया। हद तो अब हो गई थी जब बिना गिरे शिवी बेड से उतरकर सीधा अखिलेश के ऊपर आ गई। अब अखिलेश समझ चुका था कि शिवी सोई नहीं थी बल्कि जानबूझकर ऐसा कर रही थी। शिवी उठी और बेड पर जाकर सो, अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए बोला। लेकिन शिवी पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसने अपना चेहरा बिल्ली जैसे अखिलेश के सीने में सहलाया और फिर नींद भरी आवाज़ में बोली, मुझे इसी बेड पर सोना है। इस पागल लड़की को मैं बेड नजर आता हूँ? अखिलेश ने हैरानी से शिवी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। कुछ देर तक वो इसी तरह शिवी के चेहरे को देखता रहा, जिससे उसके चेहरे की इरिटेशन एक मुस्कुराहट में बदल गई। सच में छोटा कछुआ ही है ये, अखिलेश ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और शिवी के बालों को हल्का सा चूम कर वो भी आंखें बंद करके थोड़ी देर में नींद के आगोश में चला गया। सुबह नाश्ते के बाद सिद्धार्थ गौरी को अपने साथ लिए मिशन से निकल गया था। इस वक्त वो दोनों गाड़ी में थे और सिद्धार्थ ड्राइव कर रहा था। सिद्धार्थ, बताइए तो सही हम कहाँ जा रहे हैं? गौरी ने अब लगभग 10वीं बार पूछ लिया था। स्वीट हार्ट, तुम कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा सब्र रखो, हम सब अब बस पहुँचने वाले हैं, सिद्धार्थ ने ड्राइव करते हुए कहा। हर बार भी जब सिद्धार्थ नहीं बताया तो गौरी मुंह फुलाकर चुपचाप अपने सीने के आगे बाएं फोल्ड करके बैठ गई। जब कुछ देर तक गौरी कुछ नहीं बोली तो सिद्धार्थ ने गर्दन घुमाकर गौरी की तरफ देखा, जो उस वक्त किसी रूठे हुए बच्चे की तरह लग रही थी। गौरी के चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सिद्धार्थ ने गाड़ी स्लो करते हुए गौरी के गाल को हल्का सा खींच कर कहा, तुम बहुत प्यारी हो स्वीट हार्ट। चलो, मुझसे अभी नाराज मत हो, ये नाराजगी तुम रात के लिए पेंडिंग रख लो, मैं अच्छे से दूर कर लूँगा। लेकिन अभी तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि अभी हमें तुम्हारे हक की लड़ाई लड़नी है। क्या मतलब? कौन से हक की बात कर रहे हैं आप? सिद्धार्थ, देखिए, अगर आपने मेरे सामने कोई शौतन लाई ना तो याद रखना, सिद्धार्थ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, गौरी ने एकदम से थोड़ा हाइपर होते हुए कहा। सिद्धार्थ तो अब जोर जोर से हंसने लगा था। अरे बाप रे, मेरी स्वीट हार्ट को तो गुस्सा भी आता है। वैसे मैं तुम्हें तुम्हारी शौतन के पास नहीं लेकर जा रहा, अभी हम लोग आहूजा इंडस्ट्रीज जा रहे हैं तुम्हारी चीज़ वापस लेने, सिद्धार्थ ने नॉर्मली ड्राइव करते हुए कहा। गौरी सिद्धार्थ की बातों से बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी। वो समझ पा रही थी कि सिद्धार्थ कौन से हक की बात कर रहा था। क्या वो चाहता था कि गौरी बलराज से अपने शेयर्स आहूजा कंपनी से मांगे? सिद्धार्थ, जिस पिता से अब मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं उसकी जायदाद का हिस्सा मांगकर क्या करूँगी? मुझे उस इंसान की कमाई से कुछ नहीं चाहिए जो मुझे फ़ायदे की चीज़ समझकर किसी को बेचने वाला था। ऐसे गरीब से क्या ही हिस्सा मांगना? गौरी ने बलराज के आगे बारे में सोचते हुए हल्की नफरत से कहा, वो लोग तुम्हें हिस्सा देने वाले कोई नहीं होते स्वीट हार्ट, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है, सिद्धार्थ ने ड्राइव करते हुए नॉर्मली कहा। वही सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी की आंखें बाहर आ गई। सिद्धार्थ, अब क्या बोल? गौरी ने इतना ही कहा, तभी गाड़ी की जोरदार ब्रेक लगी। गौरी ने सामने देखा तो इस वक्त वो आहूजा इंडस्ट्रीज के सामने खड़ी थी। हाँ स्वीट हार्ट, ये सब कुछ
तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारी मॉम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी। बाकी का सच तुम्हें अपने आप ही बाद में पता चल जाएगा। अभी तुम अंदर चलो, मुझे बलराज आहूजा से कुछ हिसाब किताब चुकाना करना है। सिद्धार्थ ने आंखों में एक ज्वाला लिए हुए कहा। गौरी सिद्धार्थ में जैसे कोई फरिश्ता देख रही थी। पता नहीं कैसे लोग इस इंसान को राक्षस बोल देते हैं, जबकि ये तो एक फरिश्ता है, वो भी हैंडसम। मेरी ज़िंदगी में मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। उन लोगों ने पूरी उम्र बस मुझसे ही लड़ने में निकाल दी, और वही ये मेरे लिए सभी से लड़ने को तैयार है। गौरी ने प्यार से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ सील्ड बेल्ट खोलकर कार से निकलने लगा। फिर उसका ध्यान गौरी पर गया, जो पहले जैसी बैठी हुई उसे देख रही थी। स्वीट हार्ट, अभी मेरा चेहरा देखने का वक्त नहीं है। चलो, हमें गुनहगारों को सजा देनी है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इन आंखों को मैं मौका दूंगा मुझे देखने का। रात को अच्छे से मुझे पूरा का पूरा लेना। अभी चलो। सिद्धार्थ ने गौरी को आंख मारते हुए कहा और गाड़ी से निकल गया। गौरी बेचारी तो सिद्धार्थ की बात सुनकर थोड़ा लाल पड़ गई थी। उसने फिर खुद को संभाला और वो भी गाड़ी से बाहर निकलकर सिद्धार्थ के पीछे पीछे आहूजा इंडस्ट्रीज की तरफ आ गई। सिद्धार्थ बड़े स्टाइल के साथ गौरी का हाथ थामे हुए इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहा था। वही सिद्धार्थ सिंह राजावत को वहां देखकर सभी लोग पीछे हटते जा रहे थे और हैरानी से उसे देख रहे थे। हवाएं तो जैसे अपने आप ही ठंडी सी पड़ गई थी। पूरी इंडस्ट्रीज में एक सेकंड में खबर फैल गई कि सिद्धार्थ सिंह राजावत वहां आया था। बलराज भी जल्दी से अपने ऑफिस से बिल्कुल भागता हुआ नीचे आया। मिस्टर राजावत आप मिस्टर राजावत आप यहाँ पर मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाता। बलराज ने सिद्धार्थ के आगे हाथ जोड़ आते हुए कहा। सिद्धार्थ एशिया की जानी मानी हस्ती थी और ये इंडस्ट्रीज तो उसके लिए बहुत मामूली सी थी। गौरी सिद्धार्थ के थोड़ा पीछे थे, इसलिए बलराज ने अभी उसे देखा नहीं था। इट्स ओके मिस्टर आहूजा, मैं आपको क्यों ही बुलाऊंगा। मैं तो यहाँ अपने एक काम से आया हूँ। दरअसल मेरी होने वाली बीवी की प्रॉपर्टी पर एक मक्कार इंसान कुंडली मार कर बैठा है। सिद्धार्थ ने बलराज की तरफ देखते हुए कहा। बलराज को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया था, लेकिन अखिलेश की बात सुनकर उसे जो बोलना सही लगा उसने वही कहा। हाँ बताइए, कौन है वो? आप चाहोगे तो मैं उसे जेल में डलवा दूंगा। आपको जैसी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। सिद्धार्थ सिंह राजावत को किसी की मदद नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपको कुछ देने आया हूँ। सिद्धार्थ ने अपने कोट की पॉकेट में एक एनवेलप निकालकर बलराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बलराज ने थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ उस एनवेलप को ले लिया। अब तो कहीं ना कहीं उसका दिल भी घबराने लगा था। बलराज ने जैसे ही एनवेलप खोलकर कागजों को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। बलराज के हाथ तो डर के मारे कांपने लगे थे। ये कंपनी मेरी होने वाली बीवी गौरी की है, जिस पर आप पिछले 20 सालों से इलीगली कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आप पर कोई कार्रवाई कर दूं, तो मेरी बीवी का सब कुछ उसे लौटा दीजिए। वैसे तो पहले ही सब कुछ मेरी बीवी का है। आपने तो चोरों की तरह उस पर गैर कानूनी कब्जा किया है। सिद्धार्थ ने गुस्से से बलराज को घूरते हुए कहा और अपने पीछे से गौरी को आगे किया। गौरी को देखकर वहाँ सिद्धार्थ की बातें सुनकर बलराज पूरा हिल चुका था। देखिए मिस्टर राजावत, ये लड़की आपसे झूठ बोल रही है। ये सारे पेपर्स इसने नकली बनवाए होंगे। प्रॉपर्टी मेरी बीवी की थी। बलराज ने घबराते हुए बोला। बेशक ये प्रॉपर्टी आपकी बीवी की थी और आपकी बीवी ने ही ये प्रॉपर्टी
मेरी बीवी के नाम कर दी। ये कंपनी मेरी बीवी की है। मैं आपको बस 15 मिनट दे रहा हूँ, अभी के अभी रिजाइन कीजिए और नया सीईओ मेरी बीवी को अलाउंस कीजिए, वरना हो सकता है कि मेरी बात ना मान के इल्ज़ाम इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हो। सिद्धार्थ ने बलराज को आंखें दिखाते हुए कहा। वही गौरी तो अपने साथ उसका हाथ थामे खड़े अपने हम सफ़र को देख रही थी। सिद्धार्थ पर तो गौरी को बहुत प्यार आ रहा था। सिद्धार्थ गौरी के लिए बिल्कुल तूफानों जैसे गरज रहा था। वही दूसरी तरफ श्वेता भी आज रुद्राज के साथ ऑफिस गई थी। रुद्राक्ष ने श्वेता की चेयर अपने ही ऑफिस में लगवा ली थी। हालांकि उसे चेयर का ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, क्योंकि रुद्रांश तो हर वक्त श्वेता को अपनी गोद में बैठाए हुए था। अभी भी श्वेता रुद्रांश की गोद में बैठी हुई थी। उसने अपना चेहरा रुद्रांश के सीने में छुपाया हुआ था और बाहें उसकी कमर में लपेटी हुई थी। यार, कम से कम एक का तो नाम बताओ। तुमने कभी सोचा नहीं क्या, जब हमारे बच्चे होंगे तो तुम उनका क्या नाम रखोगी? रुद्रांश ने श्वेता के बालों को सहलाते हुए कहा। रिट्रस जानबूझकर श्वेता को कल रात से ही छेड़ रहा था और वही श्वेता बेचारी उससे थोड़ा थोड़ा दूर भागने की कोशिश कर रही थी, पर हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। रुद्र, छोड़ो मुझे। तुम्हें काम नहीं करना क्या? इतना सारा काम छोड़कर तुम मुझे परेशान कर रहे हो। श्वेता ने रुद्रांश के बाहों में थोड़ा कसमस आते हुए कहा। मेरा तो यही काम है, अपनी बीवी को प्यार करना। हमारी अभी अभी शादी हुई है तो हमें न्यू मैरिज कपल जैसे ही बातें करनी है। हम दादी दादा जैसे ओल्ड गोल्डी बातें तो करेंगे नहीं। हम तो यही बातें करेंगे ना, हम कितने बच्चा पैदा करेंगे, फ्यूचर में उनका क्या नाम रखेंगे। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मेरे को पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। रुद्रांश ने श्वेता को छेड़ते हुए कहा, जिस पर श्वेता ने रुद्रांश के सीने पर मारना शुरू कर दिया। रुद्र, कैसे बातें कर रहे हो तुम? कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? श्वेता ने अपना चेहरा रुद्र के सीने में बिल्कुल छुपाते हुए कहा। तुम किसी के आने की फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई नहीं आता। वैसे भी आएगा तो उसे पता चल ही जाएगा कि सर अपनी मैडम के साथ थोड़ा बिजी हैं। रुद्रांश ने अपना हाथ धीरे धीरे श्वेता की कमर पर सहलाते हुए कहा, जिस पर श्वेता थोड़ी सी मदहोश होने लगी। रुद्रांश श्वेता की गर्दन को बेतहाशा चूम रहा था। रुद्रांश श्वेता के होठ कैप्चर करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक होने पर रुद्रांश एकदम से रुक गया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे बेहद इरिटेट फील हो रहा था। हफ्ते हफ्ते भर से तो यहाँ कोई भी नहीं आया, लेकिन आज ही मौत पड़ रही है इन लोगों को। रुद्रांश ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। श्वेता का को उसको चेहरा देखकर हंसी आ गई और उसने जल्दी से रुद्रांश के होठों पर एक छोटी सी किस कर ली और उसकी गोद से उठ गई। रुद्रांश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। ये किस उधार रही वाइफी, रात में सूद समेत वसूलूंगा। रुद्रांश ने श्वेता को देखकर कहा। श्वेता ने खुद को थोड़ा ठीक किया। इसके बाद उसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने पर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। सामने शिवानी खड़ी थी। श्वेता शिवानी को थोड़ा बहुत जानती थी, क्योंकि वो इस ऑफिस में इवेंट मैनेजर की ओर रुद्रांश की दोस्त थी। गुड मॉर्निंग मिसेस राजावत। शिवानी ने थोड़ा श्वेता को छेड़ने के इरादे में उसे रुद्रांश के सरनेम से बुलाया था। गुड मॉर्निंग दीदी। श्वेता ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। सुबह जब वो रुद्रांश के साथ आई तो सभी लोग रुद्रांश के साथ साथ उसे भी मॉर्निंग विश कर रहे थे। लोगों को उसे देखने की नज़रिया ही बदल गया था। उस दिन जो लोग उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे, आज उनकी आंखों में रिस्पेक्ट थी या डर पता नहीं, पर वो उसे नीचा नहीं दिखा रहे थे। शिवानी यार, तुम्हारी टाइमिंग बहुत गलत है। मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा था। रुद्रांश ने थोड़ा चिढ़ा हुआ
चेहरा बनाकर शिवानी की तरफ देखकर कहा। रुद्रांश की बात सुनकर शिवानी तो हंसने लगी, लेकिन श्वेता शर्मा गई थी। मैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, श्वेता ने शर्माते हुए कहा और ऑफिस से निकल गई। रुद्रांश, तुम अभी भी पहले जैसे मुंहफट हो। वैसे सॉरी तुम्हारे रोमांस में दखल अंदाज करने के लिए। ये फाइल्स मेन ब्रांच से आई है, इन पर तुम्हारे साइन चाहिए। शिवानी ने कुछ फाइल्स टेबल पर रखते हुए कहा। ओके, मैं कर दूंगा। वैसे मेरी बीवी को तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेने गई है, थोड़ी देर बैठो, आराम से दो बातें करते हैं। रुद्रांश ने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा। जी नहीं, मेरे पास फालतू वक्त का नहीं है बातों के लिए, बहुत काम पड़ा है, मैं जा रही हूँ, तुम अपना रोमांस कंटिन्यू कर लेना, शिवानी ने एक स्माइल के साथ कहा और मुड़कर जाने लगी। मैं तो तुम्हारे लिए ही बोल रहा था, शिवम भैया आ रहे हैं तो सोचा कोई बात नहीं, तुम्हें काम है तो तुम जाओ। रुद्रांश ने अपनी हंसी थोड़ी सी दबाते हुए कहा। वही शिवम का नाम सुनकर तो शिवानी एकदम से उछल पड़ी थी। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मुझे भी याद आ रहा है, मुझे भी तुम्हारे साथ एक ज़रूरी बात करनी थी। वो जो कल मीटिंग है ना, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, शिवानी ने एकदम से पीछे मुड़ते हुए बोला। वही रुद्रांश तो अब अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। हाय, देखे तो इस जूलियट को अपने रोमियो का नाम सुनते ही सारे काम भूल गई। रुद्रांश ने शिवानी को छेड़ते हुए कहा। लेकिन क्या फ़ायदा यार, वो तो रोमियो तो इस जूलियट को देखता भी नहीं है, इतनी खूबसूरत लड़की उसके पीछे पागल है, लेकिन उस बंदे में जरा भी इमोशनल नहीं है, शिवानी ने जोर से टेबल पे हाथ मारते हुए कहा। शिवानी बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से से के मारे भारी सांस लेते हुए रुद्रांश की तरफ देख रही थी, जो बेचारे थोड़ा अजीब चेहरा बनाते हुए उसे देख रहा था। मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो यार, मैंने क्या किया है? जिसे बंदे ने तुम्हें 8 बार रिजेक्ट किया है उस पर चिल्लाओ। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी ये पश्चातानी रूप देखेगा तो डर के मारे मान जाएगा। रुद्रांश ने शिवानी की तरफ देखते हुए मजाक में कहा। वो बागड़ बिल्ला मुझे एक बार मिले तो सही, समझता है पता नहीं अपने आप को क्या, अपनी कंजी आँखों से कभी प्यार से नहीं देख सकता क्या मुझे? विलौटा कहीं का, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं कामयाब नहीं हूँ? क्या मैं उसे प्यार नहीं कर सकती? मैं तो उसके मेल कपड़े भी धोने को तैयार हूँ, उसे खाना भी खिलाने को तैयार हूँ, लेकिन नहीं, उस बंदे को ने तो जैसे कसम खा ली है कि मुझसे दूर भागना है। आखिर मुझ में कमी ही क्या है? शिवानी ने गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए कहा। ये तो अब तुम्हें भैया ही बताएगा, बताओ शिवम भैया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? रुद्रांश ने शिवानी के पीछे खड़े शिवम की तरफ देखते हुए कहा। वही शिवानी की तो सांस उसके गले में ही अटक गई थी और उसने अपने निचले होंठ अपने दांतों तले दबा लिए। वही दूसरी तरफ बलराज इस वक्त बौखलाया हुआ सिद्धार्थ के सामने खड़ा था। मैं रिजाइन नहीं करूँगा, पिछले 20 सालों से मैं इस कंपनी में बहुत मेहनत की है, बलराज ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा। ओह, मेहनत की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे नहीं पता है तुम्हारी वजह से कंपनी कितने बार डूबती हुई बची है? क्या मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए तुम कैसे लड़कियों का इस्तेमाल किया करते हो? और इस बार तो तुमने अपनी खुद की बेटी, मैं बड़ी मुश्किल से खुद को बांध कर खड़ा हूँ बलराज आहूजा, एसएसआर का वक्त बहुत कीमती है जो तुम जैसे पर जाया नहीं कर सकता, इसलिए अभी के अभी साइन करो वरना तुम्हें एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी, सिद्धार्थ ने बलराज को धमकाते हुए कहा। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए सिद्धार्थ, सब रखें अपने पास, ये कंपनी, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ, मुझे बस इनसे एक जवाब चाहिए। गौरी ने बलराज की तरफ देखते हुए कहा। गौरी की बात सुन सिद्धार्थ
चुप हो गया और उसने गौरी की तरफ देखा जो बलराज की भीगी हुई पलकों से देख रही थी। गौरी ने सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया और हल्का सा बलराज की तरफ आ गई। क्या गलती थी मेरी जो मेरे साथ ऐसा किया आपने? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, जैसे आस्था आपकी बेटी है। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपका प्यार पाने के लिए। अच्छी तरह पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की, जैसा आपने कहा वैसा ही किया। लेकिन फिर भी क्यों क्यों आप लोग कभी मुझसे तो खुश नहीं हुए? इतनी बुरी भी नहीं थी कि मुझे अपना ना सको। बताइए ना, आखिर गलती क्या थी मेरी? जिंदगी भर आपने मुझसे नफरत की। क्या फ़र्क है मुझ में और आस्था में? जैसे वो आपकी बेटी है, मैं भी तो आपकी बेटी। गौरी ने गुस्से से सवाल करते हुए पूछा। उसने अभी अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि बलराज ने उसकी बातों से इरिटेट होते हुए चिल्ला कर कहा, नहीं हो तुम मेरी बेटी, समझी? तुम नहीं हो मेरा खून, बोझ बनकर रही हो मेरे सर पर। अफसोस तो था, क्यों तुम भी अपनी माँ के साथ चली क्यों नहीं गई? वही बलराज के मुँह से ये शब्द सुनते ही गौरी डगमगा गई और एक कदम से गिरने को हुई थी कि सिद्धार्थ ने उसे वक्त उस पर थाम लिया। वही सिद्धार्थ ने गौरी की हालत देखते ही गुस्से से बलराज की तरफ नजरें घुमाई। यू गो नाउ प्ले फॉर दिस, सिद्धार्थ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। स्टेल दिस बिल्डिंग राइट नाउ, सिद्धार्थ ने चिल्लाकर कहा, जिस पर सिद्धार्थ के आदमी चारों तरफ फैल गए और वहां मौजूद सभी लोग को बाहर निकालने लगे। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, बलराज ने डर से भरी आंखों से बोला। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ये तो तुम्हें आज ही पता चल जाएगा। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो बलराज आहूजा, क्योंकि अब SSR हिसाब लगा और जब सिद्धार्थ हिसाब लेने पर आता है तो छोटी सी छोटी गलती भी माफ़ी नहीं होती, सिद्धार्थ ने बलराज की तरफ देखते हुए कहा और अगले ही पल गौरी को अपनी बाहों में लिए वहाँ से निकल गया। सिद्धार्थ गौरी के लिए कार में आ गया और कार की बैक सीट पर बैठ गया। गौरी की हालत बहुत खराब लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, जैसे उसे कोई गहरा सदमा लग गया हो। स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से गौरी के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोला। वो मेरे पापा नहीं हैं। मेरे साथ इतना सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक अनाथ थी, मेरा कोई नहीं था। मेरी माँ की कमाई ने एक एक पैसे का मोहताज बना दिया उन लोगों ने मुझे। अपने ही घर में उन्होंने मुझे नौकर बना कर रखा। गौरी ने एकदम से फूट फूट कर रोते हुए कहा। शांत हो जाओ जान, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन लोगों को हर एक चीज़ का हिसाब देना होगा। तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं पिछला वक्त बदल नहीं सकता, लेकिन अब सिद्धार्थ अपने टैडी बियर पे कोई साया नहीं पड़ने देगा। आई प्रॉमिस। आई नो तुम्हारे राजकुमार को आने में वक्त लग गया, लेकिन वादा करता हूँ ये राजकुमार अपनी राजकुमारी को अपने दिल के महल में छुपा लेगा, दुनिया की नज़रों से दूर। सिद्धार्थ ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ गौरी के आंसू पोंछते हुए कहा। गौरी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और उसने धीमी सी आवाज़ में बोला, आपको अभी मेरी बातें याद हैं? तुमसे जुड़ी चीज़ मैं कभी भुला नहीं सकता। मुझे उस रात की हर बात, हर पल याद है। तुम्हारी वो पहली झलक याद है जिसमें तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। सिर्फ मुझे पता है कि खुद को उस दिन किस तरह कंट्रोल किया था मैंने, और वो भी तुमने तुड़वा दिया। सीरियसली, एक तुम्हारे आगे मेरी एक नहीं चलती, सिद्धार्थ ने गौरी की गाल पर किस करते हुए कहा। गौरी की पलकें झरझर आंसू बहा रही थी, लेकिन उसके दिल में सिद्धार्थ के पास होने से थोड़ा सुकून था। सिद्धार्थ गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भर बड़े प्यार से उसे समझा रहा था कि वो उस पर अब एक खरोंच तक नहीं आने देगा। अचानक ही न जाने गौरी को क्या हुआ कि उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ के होठों को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगी। सिद्धार्थ पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने भी गौरी को
किस बैक करना शुरू कर दिया। एक डीप किस के बाद दोनों अलग हुए थे। गौरी सिद्धार्थ की आंखों में देख रही थी और वही सिद्धार्थ एक क्वेश्चन मार्क्स जैसे एक्सप्रेशंस लेकर उसे देख रहा था। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन बस मुझे आपको प्यार करना है सिद्धार्थ, गौरी ने सिद्धार्थ की तरह देखते हुए बोला। गौरी की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने गौरी के बालों को सहलाते हुए उसका सर अपने करीब करते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही हूँ स्वीटहार्ट, जो चाहे कर लो, मुझ पर तुम्हारा हक है। आई एम योर सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी के चेहरे की मुस्कुराहट खिल गई और वो अगले ही पल सिद्धार्थ को फिर से किस करने लगी। उस पल में सिद्धार्थ ने पूरी तरह से खुद को गौरी को सौंप दिया था। गौरी ने सिद्धार्थ की शर्ट निकाल दी और उसके सीने और गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगी। गौरी अपना सारा दर्द भूलकर पूरी दुनिया में उस वक्त में खुद को अलग कर बस सिद्धार्थ को प्यार कर रही थी। गौरी ने अपने और सिद्धार्थ के कपड़े निकालकर कार में नीचे फेंक दिए थे। दोनों जैसे पूरी दुनिया बुलाकर एक दूसरे में खो चुके थे। दूसरी तरफ रुद्रांश के ऑफिस में शिवानी शिवम की तरफ देख रही थी, जो उसे अपनी कंजी आंखों से घूर रहा था। रुद्रांश में किसी पिशाचनी या डायकनी से नहीं डरता। हनुमान भक्त हूँ मैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी के डर कर अपना जवाब नहीं बदलने वाला। रुद्रांश, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी मत करो। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और अपने दिमाग में फालतू की बातें निकाल दो। शिवम ने रुद्रांश के पीछे आईने की तरफ देखते हुए कहा, जिसमें शिवानी का रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। शब बोला, तुम्हें बातों में हेरा फेरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कहना है मुझसे कहो ना, उसे बीच में क्यों ला रहे हो? मैं मानती हूँ तुमने सिर्फ रुद्रांश का नाम लिया है, बाकी सभी बातें मेरे लिए है। शिवानी ने अपनी बाहें अपने सीने के आगे फोल्ड करते हुए कहा, अगर ये समझ आ गया है कि सब बातें आपके लिए हैं, तो फिर बातों को भी समझो। शिवम ने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, क्या समझे? मैं समझ तो तुम नहीं रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पिछले 5 साल से तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ, लेकिन तुम्हारी इस बैल बुद्धि में कोई बात जाती ही नहीं है। शिवानी ने गुस्से से शिवम की तरफ देखते हुए कहा। रुद्रांश चुपचाप अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चला गया। बैल बुद्धि हूँ तो क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? जाओ अपने जैसा कोई समझदार पढ़ा लिखा लड़का ढूंढो। शिवम ने भी गुस्से से जवाब देते हुए कहा और मुड़कर वहां से चला गया। दरवाजे पर रुद्रांश पहले से खड़ा था। उसने शिवम की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, मेरी शिकायत लगाई थी ना दादी से, अब झेलो इस चुड़ैल को 1-2 घंटा। रुद्रांश की बातें सुनकर शिवम की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। रुद्रांश, देखो ऐसा कुछ मत करना तुम। इसके अलावा शिवम ने तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए इतना ही कहा था, लेकिन तब तक दरवाज़ा बंद होकर बाहर से लॉक हो चुका था। शिवम ने दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया, लेकिन रुद्रांश ने दरवाज़ा नहीं खोला। रुद्रांश सिंह राजावत से पंगे नहीं लेते भैया, मुझसे बड़े हो इसलिए मैं आपको कूट नहीं सकता, लेकिन जो कूट सकती है उसके पास छोड़कर जा रहा हूँ। ए बागड़ बिल्ली, इस बागड़ बिल्ली को तेरे पास 2 घंटे के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मना ले इसको शादी के लिए। रुद्रांश ने दरवाजे के बाहर दरवाज़ा ढोल की तरह बजाते हुए कहा। रुद्रांश, मुझे अभी यहाँ से बाहर निकालो। मैं शिवम ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हुए इतना ही बोला था कि उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। शिवानी ने शिवम को पीछे से हक कर लिया था। रुद्रांश उन दोनों को कमरे में
बंद करके खुद अपनी बेबी को ढूंढने निकल पड़ा था। उससे पहले तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। कहाँ चली गई वाइफी? रुद्रांश ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए कहा। फिर उसकी नज़र खिड़की के बाहर गार्डन में पड़ी, जहाँ पर श्वेता पेड़ के पास खड़ी होकर रो रही थी। श्वेता को रोता देख रुद्रांश एकदम से परेशान हो गया और तेजी से श्वेता की तरफ जाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलने लगा। रुद्रांश के कदम एकदम से कॉरिडोर में दो लड़कियों की खुशुर फुसुर सुनकर रुक गई। यार, अगर उसने कंप्लेन कर दी तो हमारी नौकरी तो खतरे में आ जाएगी। एक लड़की ने सामने खड़ी लड़की से परेशान आवाज में कहा। कुछ नहीं होगा तो फिक्र मत कर। उसकी शक्ल देखकर लगता है कि वो कुछ बताएगी, और हमने गलत बोला ही क्या? सच में उसने हमारे रुद्रांश सर को फंसाई ही तो है। आखिर औकात क्या है उसकी रुद्रांश सर के सामने? ऐसी लो स्टैंडर्ड की लड़कियों को बस अमीर लड़के फंसाने होते हैं। ठीक तो बोला था मैंने कि उसकी औकात एक रखैल जितनी भी नहीं है, और बीबी बन गई है। पता नहीं उसने क्या सब झूठ बोला होगा। दूसरी लड़की ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में सब बकवास करने की? एक लड़की होकर एक दूसरी लड़की के चरित्र पर दाग लगा रही हो? रुद्रांश ने गुस्से से अंगारे बरसते हुए आंखों से उन लड़कियों को देखते हुए कहा। रुद्रांश को अपने सामने देखकर उन दोनों लड़कियों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो बुरी तरह से डर के मारे कांपने लगी थी। सर सर, सॉरी सर। दोनों लड़कियों ने इन दो शब्दों को रिपीट टेलीकास्ट ही देना शुरू कर दिया था। मेरी बीवी की काबिलियत पर शक करने वाली, उसके चरित्र पर उंगली उठाने वाली तुम लोग होती कौन हो? जिस प्रेजेंटेशन के ऊपर तुम हफ्ते भर काम करती हो ना, उसके लिए वो घंटों का काम है। उसके यहाँ होने से ये कंपनी बुलंदियों पर कैसे पहुँचती है ये तुम अपनी आंखों से देखोगी। लेकिन टीवी पर बिकॉज यू वॉट आर यू फ्रॉड? शुक्र मारो लड़कियां हो, इसलिए बस नौकरी छीनकर छोड़ रहा हूँ। कोई और होता तो जान ले लेता। मेरी बीवी मेरी जान है। उसने मुझे नहीं, मैंने उसे फंसाया है। रुद्रांश ने गुस्से से उन दोनों लड़कियों पर भड़कते हुए कहा। रुद्रांश फिर वहां से गुस्से से निकल गया और बिल्डिंग से बाहर आकर पिछले गार्डन में श्वेता की तरफ चला गया। श्वेता पेड़ से सट कर बहुत रो रही थी। तुम फिर से मुझे कंगाल करने की प्लानिंग कर रही हो वाइफी? कितनी बार कहा है ये कीमती आंसू मत बहाया करो। रुद्रांश ने श्वेता का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए ऊपर उठाया। श्वेता ने अगले ही पल रुद्रांश को खुद से दूर धक्का दे दिया। रुद्रांश तो श्वेता के ऐसे रिएक्शन को देखकर एकदम से हैरान रह गया। आप आखिर क्या कर रहे हैं मिस्टर राजावत? आप जानते हैं कि दुनिया कभी भी मुझ जैसी लड़की को आपके साथ खड़े नहीं होने देगी। आप आसमान में चमकता सूरज और मैं धरती में पड़ी धूल। आपको समझ क्यों नहीं आता कि हम दोनों को कोई मेल नहीं है? हम चाह कर भी कभी खुश नहीं रह सकेंगे। श्वेता ने गुस्से से रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा। श्वेता, मेरी बात सुनो। रुद्रांश ने श्वेता की तरफ दो कदम आता हुआ कहा। देखिए, मुझसे दूर रहिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं एक बेवकूफ़ लड़की हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ लड़की, जो एक बेवकूफ़ी के बाद मैं दूसरी बेवकूफ़ी करती है। पहले बेवकूफ़ी मैंने ये की कि अपनी बहन के सामने कमज़ोर ना दिखने के लिए मैंने एक नकली शादी करने के बारे में सोचा। मैंने तो बस एक नॉर्मल से गिटार प्लेयर से शादी करनी थी। मैंने कभी किसी अमीर आदमी को अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। वैसी लड़की नहीं हूँ। श्वेता ने रोते रोते कहा। श्वेता, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कैसी लड़की हो। दुनिया बेवकूफ़ है, वो तो कुछ भी बोलती है। तुम इस तरह से रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। रुद्रांश ने श्वेता को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन श्वेता तो मानना ही नहीं चाहती थी। मैंने आपसे कहा ना, चले जाइए यहाँ से। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। इनफैक्ट मुझे ऑफकोर्स डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि आप वो इंसान हो ही नहीं
जिससे मैं शादी करने के बारे में सोचा था। हमारी शादी बस एक गलती थी, श्वेता ने रोते रोते कहा। शादी को गलती सुनकर तो रुद्रांश को गुस्सा आ गया और वो एकदम से श्वेता के पास आ गया। इससे पहले श्वेता कुछ रिएक्ट कर पाती, उससे पहले ही रुद्रांश ने श्वेता के हाथों को अपने हाथों में उलझाकर उसके सर के ऊपर पेड़ के से साथ लगा दिया और उसके होंठ को फैशनैलिटी किस करने लगा। श्वेता पहले तो रुद्रांश से अलग होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को रुद्रांश को सौंप दिया। आज पहली बार श्वेता को किस में रुद्रांश सिंह राजावत का गुस्सा महसूस हुआ था, जो असल में एक दर्द था जो गुस्से के रूप में बाहर आ रहा था। लगभग 25 मिनट के बाद रुद्रांश ने श्वेता को छोड़ा था, जब उसे महसूस हुआ कि श्वेता शांत हो गई थी। हालांकि वह एक फैशनेट केस थी, लेकिन वह की जितनी रखती थी उतनी श्वेता को सॉफ्ट भी महसूस करा रही थी। चुको, मैं ध्यान रखूंगा कि आज के बाद कोई भी तुम्हें कुछ ना कहे। अब प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आगे से कभी भी डाइवोर्स की बात मत करना। रुद्रांश ने श्वेता के माथे से अपना माथा लगाते हुए कहा। वही श्वेता आंखें बंद किए खड़ी थी और मन ही मन खुद में बड़बड़ा रही थी। लोग मेरे बारे में हजार बातें करें तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन जब वो आपके बारे में बोल रहे हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोगों की हजार बातें सुनने तो मुझे बचपन से आदत है, लेकिन वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत पर आँच आई तो मैं भी आपसे दूर जाऊंगी। वही शिवी इस वक्त लेबोरेटरी में थी। शिवी का ध्यान सरस्वती की तरफ था, जो अजीब निगाहों से शिवी की तरफ देख रही थी। शिवी को तो काफ़ी अजीब लग रहा था। लैब खत्म होने के बाद सभी बच्चे जब जाने लगे तो सरस्वती ने शिवी को आवाज़ लगाकर रोक लिया। शिवी बच्चे, तुम रुको, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। लास्ट टाइम ऑप्टिकल फैब्रिक के प्रोजेक्ट पर तुमने काम किया था ना? सरस्वती ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। यस मैम, शिवी ने कुछ अजीब सा महसूस करते हुए थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। शिवी के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। उनमें सबसे ज़्यादा तो यही ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि कहीं सरस्वती को पता तो नहीं चल गया कि अखिलेश ने शिवी से शादी की थी। उसने सुना था कि सरस्वती और अखिलेश काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। इस बात को गौर करते हुए शिवी को ये भी डाउट हो रहा था कि कहीं सरस्वती तो अखिलेश को पसंद नहीं करती और इस वक्त उसे कुछ ब्लैकमेल वगैरह तो नहीं करने वाली। शिवी ने निया की तरफ देखते हुए बोला, तू बाहर जा, मैं मैम के साथ बात करके आती हूँ। निया ने हाँ में गर्दन हिला दी और बाहर निकल गई। शिवी भी सरस्वती के पास आकर खड़ी हो गई। अखिलेश से सुना तुम्हारे बारे में तो सोचा मैं भी थोड़ा पहचान बढ़ा लूँ तुम्हारे साथ। सरस्वती ने शिवी की तरफ देखते हुए दर्द आवाज़ में कहा। सरस्वती की टोन में शिवी को एक अजीब सी वार्निंग महसूस हो रही थी। क्या तुम प्यार करती हो उससे? अगर मैं कहूँ कि उसे अलग हो जाओ तो? सरस्वती ने शिवी को बिना किसी एक्सप्रेशन से देखते हुए पूछा। वही सरस्वती के बात करने के तरीके ने तो शिवी को थोड़ा डरा ही दिया था। देखिए मैम, आप मुझसे बड़े हो इसलिए मैं हमेशा आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आप जो बोल रही हैं वो मैं कभी नहीं करूँगी। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, अपनी जान से भी ज़्यादा। अगर आपको उन्हें मुझसे अलग करना है तो मेरी जान ले लीजिए। शिवी ने डरी हुई आंखों से कहा। अरे अरे बेबी, डोंट क्राई, मैं तो मजाक कर रही थी यार। अगर तुम्हारे पति को पता चल गया कि तुम मेरी वजह से रो रही हो तो मुझे टकली कर देगा। सरस्वती ने जल्दी से शिवी को गले लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। शिवी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन अखिलेश से अलग होने का ख्याल भी उसे बर्दाश्त नहीं था।
इंसान गुस्सा तब करता है जब उसे कोई बात गुस्सा दिलाए, लेकिन अखिलेश से अलग होने की बात उसे दर्द देती थी। जो दर्द उसकी आंखों से आंसू बह बह जाता था। सरस्वती ने जैसा कैसा श्वेता को शांत कराया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तो बस अखिलेश के बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हें परख रही थी और तुम अपना टेस्ट पास हो गई। जान, सरस्वती ने श्वेता के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से उसके आंसू सॉफ्ट करते हुए कहा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन प्रोफेसर से दूर नहीं हो सकती। शिवी ने धीमी सी आवाज़ में बोला। शिवी की बात सुनकर सरस्वती ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, यही तो मैं चाहती हूँ शिवी, और यही पीहू भी चाहती होगी। पीहू का नाम सुनकर शिवी ने सरस्वती की तरफ देखते हुए पूछा, आप जानती हैं उन्हें? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो। तुम जानती हो, उसकी आंखों में भी अखिलेश के लिए इतना ही प्यार था जितना आज मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ। पीहू के जाने के बाद मैंने कैसे अखिलेश को तड़पता हुआ देखा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई तुम जैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में आए जो उसे संभाले और उसके जख्मों को भरे। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। जानती हूँ अखिलेश अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरी की जगह नहीं देना चाहता, लेकिन यूँ उम्र भर अकेला भी तो हम उसे नहीं छोड़ सकते। वो तो मेरी बात सुनेगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ अखिलेश और तुम्हारा रिश्ता भगवान की मर्जी से जुड़ा है। तुम उसके लिए बिल्कुल सही हो, कभी भी उसका साथ मत छोड़ना। सरस्वती ने प्यार से शिवी को समझाते हुए कहा, कभी नहीं मैम, आई प्रॉमिस, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जैसे पीहू दीदी उन्हें खुश रखना चाहती थी, मैं हमेशा उन्हें खुश रखूंगी, उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। शिवी ने बड़ी मासूमियत से कहा, जिस पर सरस्वती के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसने नम आंखों से अपने गर्दन हिला दी। कुछ और देर तक उन लोगों ने वैसे ही बातें की और फिर लेबोरेटरी से बाहर आने लगे। गलती से सरस्वती की साड़ी का पल्लू केमिकल की ट्रे में अटक गया और खिंचाव बनते ही वो केमिकल उसकी साड़ी पर गिर गया। पल्लू के खिंचाव से उस केमिकल के साथ आसपास की बाकी चीज़ें भी यहाँ वहाँ बिखर गई थी और ट्रे भी जमीन पर आ गिरी थी। मैम, आराम से, शिवी ने जल्दी से आगे आते हुए कहा। नहीं बच्चे, पीछे रहो, ये केमिकल बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इससे तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। सरस्वती ने शिवी से कहा, लेकिन मैम, हमने इस वक्त केमिकल से ज़्यादा देर ऐसे छोड़ा तो आप जानते हैं ये थोड़ी देर बाद रिएक्ट करने लगेगा। आपके आसपास बाकी रिएक्टिंग केमिकल भी हैं, इसलिए आप हिलना मत, मैं कुछ करती हूँ। शिवी ने सरस्वती से कहा और आगे बढ़कर केमिकल्स को हटाने को सोचने लगी। शिवी मत करो प्लीज़, रुक जाओ। शिवी, मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज़ ऐसा मत करो। सरस्वती ने परेशान आवाज़ में से शिवी की तरफ देखते हुए कहा। शिवी, क्या कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अपनी सो कॉल्ड जलस के चक्कर में अब तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगी, वो भी अपने ही टीचर को। अखिलेश जो अभी अभी लैब में आया था, उसने चिल्लाकर कहा। वहाँ की सिचुएशन को देखकर अखिलेश गलत समझ गया था। वही शिवी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि अखिलेश उसके बारे में इतना बुरा सोचता था। आज उसका दिल तो मानो 1000 टुकड़ों में टूट गया था। जहाँ वो प्यार की उम्मीद कर रही थी, वहाँ तो असल में विश्वास भी नहीं था। दूसरी ओर सिद्धार्थ इस वक्त गौरी को अपनी बाहों में लिए हुए बेड पर लेटा दिया था। वो दोनों इस वक्त सिद्धार्थ के फार्म हाउस में थे। दोनों शहर से थोड़ी दूर पर ग्रीन जोन एरिया के बीचों बीच बनाया गया था ताकि सिद्धार्थ इंसानों से थोड़ा दूर रहे। कितना ही शर्माने का कोटा पूरा हो गया हो तो चलो कुछ खा लेते हैं। तुमने लंच नहीं किया? सिद्धार्थ ने गौरी की कमर को सहलाते हुए कहा, जो आज लगभग
टूट चुकी थी। दोनों की बॉडी पर लव बॉयड के निशान थे, इसलिए वो लोग वापस राजावत मेंशन नहीं गए। मुझे भूख नहीं है, गौरी ने अपना चेहरा सिद्धार्थ के सीने में छुपाए हुए ही ना के बराबर आवाज में बोला। तुम जानती हो ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी है। अब चलो मेरे साथ, वरना रूम में रहने तुम्हारे लिए और डेंजरस हो जाएगा। स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी को थोड़ा छेड़ते हुए कहा। चुप करो आप, अब एक हफ्ते तक भी सोचना मत, गौरी ने छोटे बच्चों की तरह लगभग रोते हुए बोला। गौरी की हालत पर सिद्धार्थ को बहुत हंसी आ रही थी। वो खिलखिलाकर हंसने लगा। बहुत हंसी आ रही है ना आपको? मेरा मजाक बना रहे हो आप, जबकि ऐसी हालत भी आपने की है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ऊपर से आपने मुझे वहाँ भी वाइड किया, गौरी ने थोड़ा रूठते हुए कहा और हल्का सा पलटने की कोशिश की, लेकिन गौरी से तो जरा सा भी हिला नहीं जा रहा था। शुरुआत भी तो तुमने ही की थी, मैं तो बस काबू खो बैठा। एक हफ्ते तक तुम मुझसे दूर रहने का ख्याल छोड़ दो स्वीट हार्ट, क्योंकि एक पल भी तुम मुझसे अब अलग नहीं रह सकती। सिद्धार्थ ने गौरी के माथे को चूमते हुए बोला। आप बहुत बुरे हो, पता है आपको? गौरी ने आंखें छोटी करके सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहा। कुछ नया बताओ। सिद्धार्थ ने गौरी पर अपनी बाहें कसते हुए उसे अपने ऊपर लिटाकर कहा। गौरी बस चुपचाप सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो उसे एक मुस्कुराहट लिए देख रहा था। सिद्धार्थ को मुस्कुराता देख गौरी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैं झूठ बोली थी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। आपकी इसी अच्छाई पर तो मेरा दिल फिसल गया है। बहुत प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे कि अब आपके बिना एक सेकंड नहीं रह पाऊंगी। गौरी ने थोड़ी देर सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखते हुए बेसुध बोला। तुम्हारा दिमाग सच में राजमा जितना ही है। सिद्धार्थ ने एक करवट लेते हुए गौरी को बेड पर करके खुद उसके ऊपर आते हुए कहा। तो गाइज, ये स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी दोस्तों। और साथ ही आज थोड़ा मेरी स्टोरी में वॉइस एक्स्ट्रा वॉइस बहुत होगी, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा माहौल ही ऐसा था, इसलिए आवाज़ आ गई। अब अगली बार से कोशिश करूँगी कि शांत